Hello everyone, I am Shivam Chaturvedi and today we are going to our transition phase. What kind of transition phase? A transition phase of chapter number 2 to chapter number 3. I mean to say that by transition that we are going to read electronic configuration that belongs to our chapter number 2, and we also going to read about the finding of blocks that belongs to chapter number 3. So let's start without any wasting of time. Let's recap our last class. This is Hapao principle, this is Pauli exclusion principle, and this is Hund rule. Okay, let's recap it. Hapao principle में क्या होता है हमारा कि n plus l रूल लग जाता है. n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. ये मैं रिकैप करा रहा हूँ, इसका डिटेल वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ, क्वांटम नंबर भी, ठीक है, और ये हमारे तीनों प्रिंसिपल्स भी मैं बता चुका हूँ. रिकैप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दे आर द टूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो क्या किया था हमने, n प्लस एल रूल के हिसाब से इनको इस वे में अरेंज किया था. ठीक है, फिर टॉप से बॉटम आते हुए राइट से लेफ्ट हमने बिंगो डिजाइन में खींचा, और जब बिंगो डिजाइन में खींचा तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो मिला ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p. अभी 3 पहले क्यों है 4p से, इसीलिए क्योंकि यदि हम इसकी ये यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी कि 4s 3d के पहले क्यों आया. ठीक, पहले इसलिए आया कि 4s की जो n प्लस एल वैल्यू है, n प्लस एल वैल्यू है वो कितनी है 4, n इक्वल्स टू 4 एंड s इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4. ठीक है, और जो 3d है इसकी n प्लस एल वैल्यू है n इक्वल्स टू 3 प्लस d इक्वल्स टू 2, आई एम सॉरी l इक्वल्स टू 2, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो ये वाला बाद में आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि इसके पास है ज़्यादा एनर्जी, और पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, लोएस्ट एनर्जी में, जैसे हम भी रहते हैं ना, तो हम भी वहीं रहना पसंद करेंगे, ऊंचाई में रहना पसंद करेंगे कि नीचे वाले फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में. या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि हम छत में तो चढ़ गए लेकिन छत से तो कभी नीचे आएंगे ना, कूद तो जाएंगे नहीं वहाँ से, तो जब सबसे नीचे आ जाएंगे वही है हमारा इलेक्ट्रॉन का लोएस्ट एनर्जी लेवल. ये आपका बोहर एनर्जी का जो डेरिवेशन है उसमें और बेहतर तरीके से समझाया गया है. अब मैं इसको डिटेल में समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना. तो जो बच्चे नए हैं वो वहाँ जाकर पहले टैली कर लें, और जो पढ़ के आए हैं उनको मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसमें ये था कि दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम एड्रेस हो सकता है. सेम एड्रेस आई मीन टू से दैट दे कैन हैव n l and m values same but they cannot have s values which is same. ओके, तो वो उनकी जो s वैल्यू है वो s की वैल्यू जो है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर वो सेम नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक a ऐसा था सीधा और दूसरा a उल्टा टंगा हुआ था. एक a सीधा था, दूसरा a उल्टा टंगा हुआ था. कौन a, जो हमारा 200 रुपए का नोट लेकर चला गया था. तो 200 रुपए के नोट लेने वाला एक a ऐसा खड़ा है और एक a ऐसा खड़ा है. तो एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल तक हम n l m ये तीन वैल्यू सेम रख सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर एक के पास s होगा +2 +1/2 और एक का होगा s इक्वल्स टू -1/2. और जब हम हुंड रूल में पहुंचे थे तो हुंड रूल में उन्होंने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे जब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की. तो जब हमने p ऑर्बिटल की बात की थी तो p ऑर्बिटल में तीन खाने थे. कौन कौन से खाने, p सबशेल, आई एम सॉरी that I titled p as orbital, p is a subshell. ओके, सो ये है हमारा p सबशेल. p सबशेल में तीन ऑर्बिटल थे. अब तीन ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जब तक ये सबशेल हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3, या फिर 1 2 और 3 यानी कि सेम स्पिन के साथ में, सेम स्पिन यानी कि या तो एंटी क्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन या फिर क्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स, जब तक ये आकर पूरे कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं कर देंगे ऑर्बिटल को, तब तक आपका अपोजिट स्पिन यानी कि जो एंटी पैरेलल है स्पिन वाला वो आकर ये नहीं होगा. ये हमें देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा आया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऐसा आया और तीसरा आके यहाँ पर बैठ गया. तो ये नहीं होगा, तीसरा हमेशा यहाँ पर बैठेगा. जब तक ये यहाँ वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर नहीं बैठेगा. ये कहा था हुंड रूल में. तो ये हो गए हमारे तीनों रिकैप. अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे.
एक एक करके मैं आपको 30 नंबर तक समझाऊंगा, 30 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तक। वहीं तक आपका फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक्स भी हो जाएगा कंप्लीट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते भी आने लगेगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लेंगे उसी बीच में, और कौन कौन से मेटल कहाँ कहाँ होते हैं वो भी पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद अपन चलेंगे कहाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और थर्ड चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश हो जाएगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर तो आधा पढ़ चुके थे ना पहले। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीक्वेंस से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक एक करके एटॉमिक नंबर आप बताते जाइए या देखते जाइए। आप कहाँ से बताएंगे, कहाँ से, पीरियोडिक टेबल से, जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ाई थी या आपकी किताब में बनी होगी। तो पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, फिर है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, और फिर है नियॉन। पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। चलना तो अपन को 30 तक ही है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बाउ प्रिंसिपल ऊपर लिख लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, यहीं तक काम हो जाएगा हमारा। सबसे पहले और एक ऑर्बिटल में, एक सब शेल में s में कितनी ऑर्बिटल, यहाँ पर मैं पहले शॉर्टकट्स लिख देता हूँ। s में कितनी ऑर्बिटल, p में कितनी और d में कितनी। d में 5, p में 3 और s में 1। एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा भेज सकता हूँ मैं, 2, इसमें 6 और इसमें 10। ठीक है, अब भेजना कैसे है, ऑफ बाउ ये हो गया, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में जा सकते हैं सब शेल के अंदर। ठीक है, और ऑफ बाउ, आई एम सॉरी, पॉली और हंड रूल हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s में भेज देंगे, एक ही है ना इसका, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1s। तो इसका जो वो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 1s और ये डब्बा बन गया। ठीक है, ये हीलियम का क्या है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं ना यहाँ पर, तो इसका कैसे बना देंगे हम, ये 1s2 1s1। ठीक है, लिथियम का कैसे बनाएंगे, लिथियम का बनाएंगे 1s2 एंड 2s1। यहाँ पर भरते जाइएगा, यहाँ पर जब तक ये 2s2 हो जाएगा तो 2p 1 से लेकर 6 तक भरेगा, फिर 3s भरेगा, 2 भरेंगे, p में फिर 6 भरेंगे, s में 2 भरेंगे, d में 5 भर जाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा, 2s 1s2 2s1, तो 1s में 2 और 2s में 1। बेरिलियम में 1s2 2s2, आपको भी अपने साथ साथ बनाना है अभी, 1s2 2s2। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि आपको ये तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि 1s2 है ये। तो एक सब शेल में, एक शेल के अंदर कितने, अब ये है पहले का सब शेल और ये है दूसरे का सब शेल। ठीक है, दूसरे शेल का सब शेल, ये पहले शेल का सब शेल। हंड रूल क्या कहता है कि एक शेल के सब शेल में जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक वो फुल फिल्ड नहीं होगी। तो भाई ये हाफ फिल्ड हो गई ना, पहले ही हो गई, तो इसको हम फुल फिल कर सकते हैं। फिर ये दूसरे शेल का सब शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये आया हमारा क्या, बोरॉन 1s2 2s2। अब आया हमारा p सब शेल 2p1 2p1, तो 1s2 2s2 1s2 2s2। अब p में हमें कितने डब्बे बनाने होते हैं अंदर, p के पास कितने, p सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो p के पास जब 3 ऑर्बिटल हैं 2p, लेकिन हमें डालना है उसमें क्या, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लीजिए डाल दिया। यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ और इनको फिर ऊपर लेके जाके पढ़ते हैं। अपने कहाँ 5 इलेक्ट्रॉन तक हो गए हैं, 5 एटॉमिक नंबर तक। अब चलते हैं हम कार्बन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखिए कार्बन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 हैं। यहाँ से भरना स्टार्ट कीजिए। 1s में कितने हैं, 2 भेजना है। 2s में कितने हैं, 2 भेजना है। 2p में कितने भेजना है, अब कितने बचे हैं, 2, तो 2 ही भेजेंगे। तो इनको हम सेम बना देंगे, 2 डंडे 2 डंडे, और ये जब 2p बनेगा
2p, 1 2, इसके पास है 3 डिब्बे, पहले में एक जाएगा दूसरे में एक जाएगा, ये हो गया हमारा कार्बन का। नाइट्रोजन का क्या है 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पर सेम 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 3 डिब्बे। अब 3 डिब्बे सीधे सीधे जाएंगे, ये नहीं होगा कि ये जो तीसरा वाला है हमारा यहाँ आ जाए, नहीं यहाँ आ जाए, नहीं, क्यों? क्योंकि एक सब्शेल जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगा, हुंड रूल में बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसीलिए मैं जब उतना जोर नहीं दे रहा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हुंड रूल आपको रट जाएगा, अभी रट जाएगा। 1 2 और ये तीसरा 2p क्या है 3, तीसरा आ गया, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का। अब चलते हैं हम ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का क्या है 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ आपका हुंड रूल का पूरा एप्लीकेशन देखिए। 1s2 में 2 डंडे, 2s2 में 2 डंडे, 2p4 2p4 1 2 3। अब आप इन तीनों की, चूंकि all of the orbitals has same energy, so you can fill electron anywhere in the orbital, any of these orbital, ठीक है। तो आप इसमें भी डाल सकते हैं उल्टा करके, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आएगा उल्टा ही। अब ये नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये नहीं आएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, ठीक है। पॉली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 ऐसे सीधे सीधे बच्चे नहीं रह सकते, एक सीधा और एक उल्टा रहेगा, ठीक है। तो एक, क्योंकि इनके फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे ना, जो कि पॉली के हिसाब से उल्टी बात हो जाएगी। तो पॉली के अनुसार ये यहाँ पर ये ऐसा ना होकर ये आएगा कैसा, ऐसा, यानी कि अपोजिट स्पिन के साथ में। और अब फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होगा 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 में ये हमारा सेम रहेगा, और ये 2p5 में क्या होगा, यहाँ पर एक आ जाएगा ऐसा, ये बन गया हमारा फ्लोरीन का। और जब हम नियोन का पढ़ेंगे तो नियोन में क्या होगा 2p6, तो 2p6 के लिए ये हो गया। ये हमारे 10 तक के हो गए कंप्लीट। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, यहीं तक बना लेते हैं पहले। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्या होगा इनका, ओबाउ प्रिंसिपल से लगाते हैं। 1s2 2s2 15 गिनना है, नहीं सॉरी 11 गिनना है ना, 2s2 2p6 कहाँ तक हो गया था, ये नियोन तक। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, नियोन, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ ना मैं। अब नियोन के कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगी कहानी 3s1। तो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता हूँ, आपको तो पूरा लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपका। ये नियोन का अपन ने डिट्टो उतारा नीचे, और फिर उसके बाद 3s1, ठीक है। फिर इसका मैग्नीशियम में क्या होगा, नियोन 3s2, यानी कि 3s2, ये था 1 ये था 2, तो ये हो गया हमारा किसका, मैग्नीशियम का। अब आया हमारा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में क्या, नियोन, बोलो 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 3s2, तो हो गया है फिल। अब क्या बचा है, अब आएंगे हम फिर से पी में, कौन सा पी, 3p, तो 3p1। अब क्या होगा ये हमारा नियोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2, और ये 3p1, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या होगा, ये 3p1 की जगह 3p2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन का, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस में क्या होगा 3p3 हो जाएगा, तो फॉस्फोरस में यहाँ लगा देंगे
ठीक है। अब उसके बाद उसी में आपको मैं सब बनवा देता हूँ अभी। ये हमारा फास्फोरस तक का हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, 16, 17, 18, 19, 20, क्या है, ऑक्सीजन नहीं यार, ऑक्सीजन तो हो गया, ऑक्सीजन तो ये एटॉमिक वेट ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन। देखिए सल्फर के हैं 16, यहाँ पर हमने कहाँ छोड़ी थी कहानी, फास्फोरस में 3p3 पे। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 15 से एक ही ज्यादा है ना, 16 है, तो 3p4, और 3p4 है यदि तो लीजिए भाई 3p4, 3p4 आ गया नियॉन के बाद में, ठीक है। ये क्या है, 3p5 हो जाएगा इसमें, 3p5, तो 3p5 ये लो भाई 3p5, ये क्या हो जाएगा 3p6, ये लो भाई 3p6, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये है हमारा 19, अब 19 यहाँ तक जब फिल हो चुका है, अब आई एंट्री किसकी, 4s की, 4s1 और 4s2 दो ही होंगे ना, तो ये होगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको नीचे करके लिख सकता हूँ मैं, आर्गन, आर्गन क्या है, ये आर्गन का है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का है ये, आर्गन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आर्गन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो आर्गन प्लस 4s1, और ये कैल्शियम में क्या है, आर्गन 4s2, तो क्या होगा इसमें, ये आर्गन मैंने लिखा है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, और यहाँ पर 4s1 की, 4s1 है ना, तो 4s बनाकर एक डंडा खींच दिया, और इसमें 4s2 है, तो ये इसमें हमने 4s2 करने के लिए ये कर दिया। तो यहाँ तक हमारा 20 तक हो गया क्लियर। अब आएगा 21 से डी ब्लॉक, जो हम देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और उसमें हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ब्लॉक डिटर्मिनेशन भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। Hey everyone, so previously we have discussed about the atomic number configuration up to atomic number 20, ठीक है। And now coming to the D block. So D block starts from atomic number 21, from if I say in periodic table, from group number 3 and from group number 4, okay, block number 4, period number 4, D block, and group is third. So let's come to the electronic configuration of D block elements. तो देखिए ये हमारा स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है वैनेडियम, ये है क्रोमियम और ये है मैग्नीज। अब इसके आगे मैं आपको 30 नंबर तक कराऊंगा, उसी में आपके डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करना आप सीख जाएंगे। ये है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इस हिसाब से हमको भरना है। कौन रूल क्या है कि जब एक ऑर्बिटल पूरा भर जाए तभी उसको पेयर करना है, ठीक है। एक ऑर्बिटल जब पूरा भर जाए, एक सब शेल के पूरे ऑर्बिटल से जब भर जाए, तब जो पहले ऑर्बिटल को आप पेयर कर सकते हैं। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक ऑर्बिटल में दो अलग अलग स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो स्कैंडियम को जब हम भरेंगे तो 1s2 कहाँ तक पहुँचना है, 21 तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हम कहाँ तक आ गए थे, ये आ गए थे हम कैल्शियम तक, और फिर हमारा आएगा 3d1, ठीक है। तो इसको हम जब बनाएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ तक जो आपने कैल्शियम को बनाया था, तो कैल्शियम, या फिर जब वो हो जाता है हमारा कैल्शियम नहीं, आर्गन का जो हमने बनाया था ना, आर्गन का हमने 18 वाले का जब बनाया था, वो इनर्ट था इसलिए उसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता था 4s2, 4s2, और फिर ये 3d1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते थे, 5, -2, -1, 0 1 2। तो ये हो गया हमारा किसका, स्कैंडियम का। अब जब हम दूसरे आगे बढ़ेंगे
तो टाइटेनियम में क्या चेंज होगा कि ये सेम रहेगा यहाँ तक और फिर ये हो जाएगा 3d2। तो ये हमारा टाइटेनियम का ही हो जाएगा ऐसा। फिर क्या वेनेडियम में क्या हो जाएगा 3d3। फिर क्रोमियम। अब जब क्रोमियम में हम आएंगे तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये सारे बनाना तो अब आसान से है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में जो एक्सेप्शन है उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए जब हम क्रोमियम का बनाएंगे तो क्रोमियम के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आर्गन आया ऐसा, फिर 4s2 और फिर ये 2 3 4 5 1 2 3 4 ये हो रहा है हमारा क्रोमियम का 3d4। ये है हमारा एक्सपेक्टेशंस। बट केमिस्ट्री में क्या है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं हमारी रियलिटी को मैच करती। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि एक रूल होता है, रूल क्या है हमारा, वो एक्सेप्शंस जितने होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर बाद में जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ हमें अलग दिखा तो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने रूल बना दिए। ऐसा नहीं है कि पहले रूल आया फिर एक्सपेरिमेंट हुआ। तो देखिए रूल ये कहता है हमारा कि जब कोई सबशेल है उसके अंदर ऑर्बिटल है तो वो सबशेल ज्यादा स्टेबल होगी जो हाफ फिल्ड कंप्लीटली हाफ फिल्ड होगी इंस्टेड ऑफ दैट सबशेल व्हिच इज नॉट हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यदि मैं डी की ऐसी डी की बात करूं, ये डी है 1 2 3 4 और ये डी है 1 2 3 4। यदि 1 2 3 4 ऐसे मैं भर दूं इसको और 1 2 3 4 ऐसे भर दूं इसको, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जब मैंने आपको बताया कि वो वाला ऑर्बिटल, वो वाला सबशेल का वो सबशेल ज्यादा स्टेबल होगा जिसके सारे ऑर्बिटल्स इधर हाफ फिल्ड हो और फुल फिल्ड हो, या तो आधे भरे हो या फिर पूरे भरे हो। तो आधे भरने का हमें यहाँ पर ये देखिए ये हमें मिल गया मौका कि आधे को हम भर सकते हैं, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से पहुंचा दिया। अब ये हमारा एस बी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो स्टेबिलिटी हमने आपको बताई है कि स्टेबिलिटी हाफ में भी रहती है और फुल में भी रहती है। तो ये भी स्टेबल, ये तो स्टेबल है ही, इनर्ट है, तो ये स्टेबल 4s1 और ये हमारा डी भी स्टेबल। तो फाइनली जो हमारा क्रोमियम का बनेगा वो बनेगा आर्गन 4s1 और ये 1 2 3 4 3d5। तो अब आपसे यदि कोई पूछेगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्गन 4s1 एंड 3d5, ये है हमारा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। और यही क्वेश्चन आता है और दूसरा भी हम आपको बताएंगे कॉपर का। तो ये एक्सेप्शन है जो हमने अच्छे से समझ लिया। अब फिर हमें कहाँ तक, कॉपर तक ऐसे ही नॉर्मल करते हुए चले जाना है। तो हमने अभी ये समझ लिया क्रोमियम का, अब हम चलेंगे जब कॉपर का समझेंगे तो फिर एक बार थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा 1-2 मिनट का, बस बाकी सारे पूरे डी ब्लॉक के जो हैं वो नॉर्मल है। अब क्रोमियम के बाद हमने मैंगनीज पहुंचा, तो मैंगनीज क्या है 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, 4s2 3d5 ये हो गया हमारा 5 2 7 और ये 18। तो ये हो जाएगा हमारा मैंगनीज का। अब जो मैंगनीज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वो बनेगा, डब्बे बनेंगे, उसमें क्या हो जाएगा कि 4s जो यहाँ पर 1 था ये हो जाएगा 2, आर्गन 4s2 और 3d पूरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3d5। ये हो गया हमारा मैंगनीज का। अब इसके बाद हम चलते हैं 26 से 30 की ओर। Twenty-six, 27, 28, 29 and 30. Iron, cobalt, nickel, copper and zinc.
हमने देखा कि आर्गन के बाद में आर्गन 4s2 3d, अब ये हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पर 4s2 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हमें कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो 6 बनाने के लिए जब हम हुंड रूल लगाएंगे तो इनमें से किसी में भी हम किसी को भी पेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारों की एनर्जी ये 1 2 3 4 5 पांचों लोगों की एनर्जी सेम है। तो जब सेम है हम कहीं पे भी अनपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हम यहाँ पर इसको अनपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हुंड रूल भी लग गया, यहाँ पर पॉली भी लग गया, और अब बहुत तो खैर लग ही रहा है, मैं लगा ही रहा हूँ। तो हुंड रूल क्यों लग गया? क्योंकि मैंने जब तक पूरे नहीं भर दिए तब तक उसको पेयर नहीं किया। तो कोबाल्ट आया, फिर कोबाल्ट में क्या है? 3d 7 है एंड में, तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट। फिर निकेल आया, निकेल में क्या है? 3d 8 है निकेल। अब आएगा हमारा कॉपर। अब कॉपर का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि आर्गन, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन, और फिर आएगी रियलिटी, तो 4s2, और ये क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और क्या है हमारा? 8 और 9। इस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये ऐसा होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वही केस है कि या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो। तो ये तो हमारा फुल फिल्ड है, मगर ये हाफ फिल्ड है। क्यों हाफ फिल्ड है? देखिए ना आप, 1 2 3 4 5, लेकिन जैसा ये है ये कहाँ फुल फिल्ड है। तो ये वाला ऑर्बिटल, चूंकि ऑर्बिटल ये वाला हाफ फिल्ड है, इसलिए जब आपका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप जिस चीज से बने हुए हैं, वो हाफ फिल्ड होगा, तो पूरा सबशेल भी हाफ फिल्ड होगा। जब पूरा सबशेल हाफ फिल्ड होगा, यानी कि ये अभी मतलब ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड भी नहीं है और फुल फिल्ड भी नहीं है। हाफ फिल्ड का तो चांस ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये फुलफिल हो चुके हैं, और इसको फुलफिल यानी कि स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल अभी हम बना सकते हैं कैसे? या तो हाफ फिल या फुलफिल करके। तो इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, इसको हाफ फिल बनाना ज्यादा आसान है कि फुलफिल बनाना ज्यादा आसान है? हाफ फिल बनाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और फुलफिल बनाने के लिए हमें इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो आसान काम है इसको फुलफिल बनाना। तो इसको फुलफिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 4s2 था ना, इसको हम 4s1 कर देंगे। तो ये 4s1 हो गया, और ये हमारे 1 2 3 4, ये हमारा D हो गया। 1 ये हो गया हमारा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा दूसरा एक्सेप्शन है, ये भी आता है हमारे क्वेश्चन आंसर वाले एग्जाम वगैरह में, MCQ में आ सकता है, नीट में भी आया है। तो कॉपर और क्रोमियम, क्रोमियम और कॉपर, इनके बस आपको याद रखने हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला एक्सेप्शन याद रखना है कि उसमें क्या होता था? 4s1 3d5। कॉपर में क्या होता है? 4s1 3d10। 4 आर्गन 4s1 और 3d10। और अब आते हैं जिंक में। तो जिंक में क्या है हमारा? आर्गन 4s2 3d10, ये हो गया हमारा जिंक का। क्या होगा जिंक में? यहाँ पे भी एक आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3D यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्रोमियम और कॉपर ध्यान रखने हैं, बाकी सब आप कर ही लेंगे। अब चलते हैं हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना इसका पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो देखिए क्या है हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम पढ़ते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशंस।
किसका पढ़ना है? एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का और डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक आपके क्लास नंबर 12 में है, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो देखिए हमने आपकी जो पीरियोडिक टेबल बनवाई थी वहां पर जो एस ब्लॉक लिखा था उसका जैसे हम एक एग्जांपल ले तो एक ले लेता हूं मैं सोडियम, एक ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था इसका क्या था? 11, इसका था 12। 1s2 2s2 2p6 3s1 और इसका क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो हम देख रहे हैं इसमें कि एस ब्लॉक वाले जो हो रहे हैं हमारे, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है कि एन यानी कि जो सबसे बड़ा शेल है जो सबसे बड़ा, उसके एस में यानी कि एस सब शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कैसे कि एन यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एस ब्लॉक और एन यानी कि अल्टीमेट शेल जो सबसे बाहर का है और उसमें कितने या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जा रहे हैं। तो ये है हमारा एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2 1-2। अब चलते हैं हम पी ब्लॉक में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमने आपको करा दी, इसीलिए अब आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत आसान हो चुका है। अब पी ब्लॉक में हमने जैसे देखा कि पी ब्लॉक का कौन सा था, मान लीजिए कार्बन था, ठीक है, और हमारा सल्फर था। तो क्या था कार्बन का 6, इसका सल्फर का क्या है 16। 1s2 2s2 2p2 और सल्फर का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4 2 6 6 12, ठीक। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो किस में जा रहा है? पी ब्लॉक में, पी सब शेल में, और अल्टीमेट शेल में जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं NS2 यानी कि जिस पी ब्लॉक में जा रहा है, जिस पी ब्लॉक में जा रहा है 3 नंबर में, उसी के एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसी के एस सब शेल में भी जिस शेल के पी में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी कि 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके कार्बन से लेकर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे हैं। तो जिस शेल के एस सब शेल में जा रहे हैं उसी के में पी में भी जा रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे NH2 यानी कि ये तो सारे में सेम है, जो अल्टीमेट शेल है उसके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पी में NP, पी में कितने 1 से लेकर 6 जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक में हमें देखना है कि डी ब्लॉक का वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेंगे हमारे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए स्कैंडियम ले लिया मैंने 21 और मैंने ये कोबाल्ट ले लिया 27। तो क्या हो रहा था इसमें 4s2 3d1 और इसमें क्या हो रहा था 4s2 और 3d7 ऐसा हो रहा था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे बाहर वाला शेल है, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? ऑफ बाउ के हिसाब से तो 3 है, लेकिन हमारे हिसाब से जो n की लार्जेस्ट वैल्यू है यानी कि अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? पेन अल्टीमेट शेल यानी कि बाहर वाले शेल से एक शेल पहले वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाला शेल यानी कि अल्टीमेट शेल उसमें नहीं जाकर कहाँ जा रहा है? पेन अल्टीमेट शेल में यानी कि जो बाहर वाले शेल से पहले एक शेल है। तो उसको हम क्या लिखेंगे कि देखिए NS, इसमें कितने एक या दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एक किसके केस में जा रहे हैं? क्रोमियम और कॉपर के केस में, बाकी सब में 2 जा रहे हैं। तो लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो NS12 1 और 2 और N-1 यानी कि पेन अल्टीमेट शेल 3 है ना, ये 4 है और ये 3 है। तो यदि 4 बराबर n है तो N-1 बराबर कितना होगा 3। तो N-1 D की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। ये है हमारा डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यही 3 आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ये टिक करना होगा। और हमें इससे क्या पता लगा सकते हैं? कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हैं और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की। देखिए एस ब्लॉक हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक में क्या होते हैं
दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं वो होते हैं एल्कली मेटल्स, और ये क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। अब इनको हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कराए, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने लगे यानी कि छोड़ दे, यानी कि पानी में घुलने वाले बेस, वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं। तो ये मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर सॉल्युबल बेस बनाएंगे, इसलिए हम इसको एल्कली मेटल कहते हैं। और एल्कलीन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, कि ये तो हमने अब आपको बता दिया, एल्कली और एल्कली मेटल। अर्थ मेटल ये क्योंकि ये अर्थ में ज्यादा मात्रा में एबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे तो मान लीजिए के का हमने रिएक्शन कराया किससे, पानी से, H2O। तो H2O को मैं HOH लिख सकता हूँ। तो देखिए जब हमने इसका ये बनाया तो बेस क्या बना, KOH, और गैस कौन सी निकलनी है, हाइड्रोजन। बैलेंस कर देते हैं, 2K 2HOH, तो 2KOH, और हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो हाइड्रोजन हमने उड़ा दिया। अब जब ये KOH को हमने देखा इसकी प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले तो वाटर सॉल्युबल बन गया, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाला है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस बना और पानी में घुलने वाला बना, तो इसको हमने कह दिया एल्कली मेटल। और ऐसे ही जब हमने एल्कलीन अर्थ मेटल देखा, एल्कलीन अर्थ मेटल में भी सेम केस है, बस ये है कि ये अर्थ की सतह पर यानी कि अर्थ के क्रस्ट सरफेस पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एबंडेंट क्वांटिटी में। कैल्शियम प्लस HOH, जब कैल्शियम HOH किया हमने तो CaOH का होल ट्वाइस बना दिया, क्योंकि बनते ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने कर दिया बैलेंस, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं, क्विक लाइम नहीं सेलेक्ट लाइम कहते हैं, क्विक लाइम तो CaO होता है। तो इसको सेलेक्ट लाइम बन गया हमारा। तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एल्कलीन अर्थ मेटल क्योंकि ये अर्थ में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एस ब्लॉक की जो खास बातें हैं वो हमने आपको बता दी, बाकी आप एस ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 या 10, आई थिंक 10 में, क्लास 11th में ही। उसके बाद अब आपका आया पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक भी आपके बाद में डिटेल में है, अभी आपको सिर्फ इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, और याद रखना है कि इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। क्यों होते हैं 6 ग्रुप्स, भाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अल्टीमेट शेल है जो NP में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट बनेंगे। अब अलग अलग एलिमेंट बनेंगे तो अलग अलग ग्रुप में रखे जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो कुछ इसमें होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं मेटलॉइड्स, और कुछ होते हैं क्या, नॉन मेटल्स। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये हम लोगों को मिलते जाते हैं। जैसे मेटल हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन हमारा मेटलॉइड है, और ये हमारा नॉन मेटल तो ये सारे भरे पड़े हैं, ये कौन सा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और हमारी इनर्ट गैस भी नॉन मेटल है। जब हम डी ब्लॉक में आते हैं तो डी ब्लॉक की भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। डी ब्लॉक में हमने क्या देखा कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं हमें क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की आप पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। ट्रांजिशन मेटल उसको कहते हैं जिसका डी सब शेल यानी कि वो जो 5 डिब्बे है ना, ये वाले 5 डिब्बे 1 2 3 4, इनमें से ये डी सब शेल कहीं ना कहीं कुछ वैकेंट रहे, या तो मतलब ये 5 हो के मतलब कुल मिलाकर ये ऐसा 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 ऐसा, ये एक्सेप्ट दिस, ये कॉन्फ़िगरेशन ना हो यदि, तो यदि इसमें एक डंडा मान लीजिए यहाँ ना हो, तो इसको हम क्या कह देंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जो भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या कहते हैं,
ट्रांजिशन मेटल। तो अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट के हिसाब से आ सकता है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल लाइज इन ब्लॉक डी और ग्रुप डी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल। तो आपके लिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा और वन ओनली करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जिंक देखेंगे तो जिंक में भी यही है कि यानी कि उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल में पूरे पांचों पेयरली भरे हुए हैं। ऐसे ही हमारा कैडमियम है जिसका रोल नंबर होता है 48 एटॉमिक नंबर, और ऐसे ही हमारा मर्क्यूरी है, ठीक है, जिसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 80। तो जो हम देखेंगे तो उसके ये यानी कि डी ऑर्बिटल के, डी सबशेल के पांचों ऑर्बिटल क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे, यानी कि उसके अंदर हाफ पेयर्ड भी होगा, फुल पेयर्ड भी होगा। और जैसे ही डी सबशेल का कोई भी ऑर्बिटल चार भरे हैं, चार पेयर्ड है, लेकिन जो पांचवा है वो हाफ पेयर्ड है, तो उसको हम वैकेंट डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो जैसे ही वैकेंट डी ऑर्बिटल हमको दिखा तो हम झट से कह देंगे कि वो ट्रांजिशन मेटल है। और ट्रांजिशन मेटल की ये होती है कि मेटल से जब हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में जो वो है, ये मान लीजिए ये शहर है, ये गांव है, तो ये जो बीच में कस्बा पड़ता है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो मेटल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में हमारा नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको ये बेहतर कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकते हैं। और 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाएंगे। अभी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ेंगे आराम से। एक और क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग ऑफ ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, ब्लॉक नंबर बताओ और क्या बताओ, पीरियड नंबर बताओ। तो हम आपको 3 एग्जांपल देंगे, उसी में शायद क्लियर हो जाएगा। तो एक ले लेते हैं हम अपना के यानी कि पोटेशियम, एक ले लेते हैं हम अपना क्या, एक ले लेते हैं हम सल्फर, और एक ले लेते हैं हम मैग्नीज, ठीक है। के का क्या होता है 19, इसका क्या होता है 16, और इसका क्या होता है 25। अब मान लीजिए कि इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 6 2 8 8 2 8 14 2 2, ठीक है। और ये हमारा 4s1 ये दे दिया गया है, इसका भी बना लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4 3p4, और इसका भी बना लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ये आ गया हमारा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें सबसे बड़ी n की वैल्यू दिखेगी, यानी कि जो अल्टीमेट शेल की जो वैल्यू दिखेगी, अल्टीमेट शेल यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, ये जो दिखेगा यही हमारा होगा क्या, पीरियड क्या होता है भाई, पीरियड यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक नंबर, ठीक है। पीरियड उसके लेफ्ट से राइट जाते हैं हम ऐसे, फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, थर्ड पोटेशियम, सोडियम, एंड फोर्थ इज पोटेशियम, यही है वो जो चौथे नंबर पे आता है। और दूसरी बात, अब चलिए हम इन दोनों भी निकाल लेते हैं कि इसके पीरियड क्या होगा। तो इसका पीरियड कौन सा होगा, लार्जेस्ट वैल्यू n की, फोर्थ पीरियड, ये क्या है इसकी लार्जेस्ट वैल्यू n की 3, तो ये कौन सा, थर्ड पीरियड, और ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n की, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 3 लार्जेस्ट है क्या, नहीं है, 4 लार्जेस्ट है, यस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पीरियड, इसका पीरियड इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है,
वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है पीरियड निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर भी। अब आते हैं हम फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक्स कि कौन से ब्लॉक में है, एस में है, पी में है या डी में है। तो जिस जगह पर जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन अब बाउ प्रिंसिपल के अनुसार जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर किया उसी सब सेल को हम उसका ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, कहाँ एंटर किया लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस में। कौन सा ब्लॉक का है ये, एस ब्लॉक, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली मेटल। पहले में आएगा तो एल्कली मेटल, दूसरे में आएगा एल्कलीन अर्थ मेटल, H2 हो जाएगा तो एल्कली अर्थ मेटल। सल्फर में जब हमने देखा तो आखिरी में क्या है, पी में एंटर कर रहा है, तो ये कौन सा है, पी ब्लॉक। और इसमें कहाँ एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, तो ये होगा हमारा डी ब्लॉक। अब आते हैं हम कहाँ कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो ग्रुप नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एस के हमें पता है कि एस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1 और 2। अब यदि एस में लास्ट के जो अल्टीमेट शेल यानी कि एन की जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें यदि एस लिखा हुआ है और आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है, तो एस में यदि गया है तो यदि एक इलेक्ट्रॉन गया है तो वो कहाँ का है, फर्स्ट ग्रुप का, याद रखना है आपको। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या है, सेकेंड ग्रुप का। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें क्या है, पी में हम क्या करेंगे कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इन पी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसमें 12 का जोड़ कर देंगे, 12 को ऐड कर देंगे। जब 12 को ऐड कर देंगे किसमें, जितने इलेक्ट्रॉन्स पी में गए हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा उसका ग्रुप नंबर। तो इसमें क्या है, 4 गए हैं तो 12 प्लस 4 इक्वल्स टू ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप। और ये मैग्नीज में हम क्या करेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स डी में गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इन डी प्लस 2 यानी कि 2, 1 के बाद वाला 2, उसमें 2 को जोड़ देंगे तो इसमें कितना आएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू ये कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 7th ग्रुप का। अब क्या होना चाहिए, अब 2 एक्सेप्शन इसमें भी आने चाहिए। कौन से, वो वाले क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर में क्या होगा, ये भी आप डी एस और पी का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक कैसे निकालते हैं ये समझ गए। अब हमें 2 एक्सेप्शन और देखना है। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का क्या, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था वो क्या आया था, 1s2 2s2 3s 2p6 3s2 3p6 4s 1 and 3d 5। इसका क्या आया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d 10 4s1 and 3d 10, ये आए थे हमारे इसके। तो इसके अनुसार हमारे ग्रुप, ये जो पीरियड आएगा, पीरियड तो कैसे आ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एन की सबसे बड़ी वैल्यू फोर्थ पीरियड आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो पीरियड और ब्लॉक निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, इसका ग्रुप निकालने में। ग्रुप कैसे निकालें, एक्सपेक्टेशन क्या है ग्रुप निकालने की कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए, डी इलेक्ट्रॉन प्लस 2, ये है हमारी क्या एक्सपेक्टेशन। लेकिन रियलिटी है कुछ अलग, वहां की जो एक्सपेक्टेशन थी उनमें भी रियलिटी अलग थी, यानी कि जो एक्सेप्शन कोई केस होगा वो हर जगह एक्सेप्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसके अनुसार होगा हमारा क्या 2 + 5 यानी कि ये 7th ग्रुप, और 7th ग्रुप तो भैया मैग्नीज है, तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वहां की एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि क्या थी एक्सपेक्टेशन, वहां के एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम क्या कर रहे थे कि 2 और 4 ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पर 4 + 2, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गया कौन सा, 4 इलेक्ट्रॉन गए,
तो जब 4 इलेक्ट्रॉन गए तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, 6th ग्रुप हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर इसके अनुसार कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, 10 + 2 यानी कि 12th ग्रुप। लेकिन 12th ग्रुप ना होकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 + 2 = 11th ग्रुप। कॉपर हमारे 11th ग्रुप का है और ये हमारे 6th ग्रुप का है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हमने वो एक्सेप्शन किया था। लेकिन ये जो ब्लॉक फाइंडिंग है, ग्रुप फाइंडिंग है, इसमें हम एक्सेप्शन ना करके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होगी उन्हीं पर ही हम काम करेंगे। तो ये हमारा डबल एक्सेप्शन हो गया। कहाँ कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हमने देखा, वहां पर एक्सेप्शन लगा। और यहाँ पर क्या, ब्लॉक फाइंडिंग, ग्रुप फाइंडिंग एक्चुअली ग्रुप फाइंडिंग में क्या हुआ कि क्रोमियम और कॉपर ने फिर से एक्सेप्शन किया। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। पढ़ लिया हमने डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना कि एल्कली है, एल्कलीन अर्थ मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, जिसका वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में होते हैं और सारे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो सारे डी ब्लॉक में ट्रांजिशन, मतलब डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। एक्सेप्शन हमने देखे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। उसके बाद हमने ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर और पीरियड नंबर निकालना देखा। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, ये सब देखेंगे हम। थैंक यू सो मच।